ज्योतिबा फुले बारात से भगा दिए गए थे। ज्योतिबा फुले ओबीसी समाज के आदमी थे। महाराष्ट्र में उनकी जाति को माड़ी कहते हैं, बिहार में उनकी जाति को कुशवाहा, काची, मौर्य, सैनी ऐसा कहते हैं। तो स्कूल थे पर हमारे लिए नहीं थे। तो ज्योतिबा फुले ने क्या किया, ज्योतिबा सबसे बड़ी दिक्कत का जो कारण है हमारे पीछे वो ये है कि ओबीसी अपने आप को शूद्र मानता ही नहीं है। चाहे ओबीसी की जो भी बिरादरी हो वो अपने को शूद्र स्वीकार ही नहीं करती। अरे ओबीसी ऐसा शब्द तो 1930 और 35 के बाद आया। ज्योतिबा फुले के समय ओबीसी शब्द नहीं था। एकलव्य का नाम सुना होगा आपने। एकलव्य आदिवासी का बेटा था। जब वो द्रोणाचार्य के आश्रम में गया तो कहा गया कि शूद्र जाति के आदमी को मैं शिक्षा देता नहीं हूं। संपूर्ण विश्व के सबसे बड़े सम्राट अशोक, जिन्होंने अपना शासन मानवतावाद को समर्पित किया, मैं उनको नमन करता हूं। मध्यकाल में हमारे संतों ने, जिसमें खासकर संत शिरोमणि रैदास साहब, सदगुरु कबीर साहब और महाराष्ट्र में हमारे बहुत सारे संत, और आधुनिक भारत में जिन्होंने समाज क्रांति का बिगुल बजाया, शिक्षा की क्रांति लाई। कल जिनकी जन्म जयंती का समारोह आप सब लोगों ने मनाया, समाज क्रांति के पितामह, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले जी के कंधे से कंधा लगाकर पूरे जीवन भर उनकी क्रांति को जिन्होंने सहयोग दिया। शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले जी के चले जाने के बाद उनके आंदोलन को, राजा होने के बावजूद भी समाज के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, कोल्हापुर के कुर्मी राजा छत्रपति साहूजी महाराज, इन महापुरुषों के आंदोलन को जिन्होंने भारतीय संविधान का रूप दिया, करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यक समुदाय, नारी जाति के उद्धारक और भारतीय संविधान के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पावन चरणों को मैं नमन करता हूं। जीवन मंगल में इन्होंने अपनी क्रांति की शुरुआत पूना शहर से की थी। महात्मा ज्योतिबा फुले ये 1840 में एक बारात से भगा दिए गए थे। ज्योतिबा फुले एक बारात से भगा दिए गए थे। बारात से इसलिए भगा दिए गए थे क्योंकि उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से शूद्र जाति का आदमी ऊंची बिरादरियों की शादी में नहीं जा सकते थे। और चूंकि ज्योतिबा फुले अपने मित्र की शादी में चले गए थे, तो ज्योतिबा फुले जी को धक्का मार के बारात से निकाल दिया गया था। जब ज्योतिबा फुले जी को बारात से धक्का मार के निकाल दिया गया, तो फुले हमारे समाज के लोग ऐसी घटनाओं का विरोध करते क्यों नहीं है? तो विरोध क्यों नहीं करते, इस बात का उन्होंने निष्कर्ष निकाला। जो कविता हमारे वकील साहब ने पढ़ी, एडवोकेट साहब ने, वो कविता उन्होंने मराठी भाषा में लिखी थी। मैं मराठी भाषा में सुनाता हूँ, साहब ने हिंदी भाषा में सुनाया। विद्या बिना मति गेली। विद्या कहते शिक्षा को, मति कहते बुद्धि को, और गेली बोलते गई को। यानी विद्या बिना मति गई। हमारे पास विद्या नहीं है इसलिए हमारी मति चली गई। विद्या बिना मति गेली, मति बिना नीति गेली। यानी जिनके पास अच्छी मति नहीं होती, यानी अच्छी बुद्धि नहीं होती, वो अच्छी नीति का निर्धारण नहीं करता।
और जिनके लिए अच्छी नीति नहीं बनाई जाती उनकी दुर्गति हो जाती है, उनकी दुर्गति हो जाती है। फूले कहते हैं कि हमारे समाज की दुर्गति इसलिए हुई क्योंकि हमारे लिए नीति क्या है? हमारे लिए नीति है कि स्त्री शूद्रो शिक्षा न धीयताम इति सुक्ति, यानी इस देश में स्त्री और शूद्र जाति के लोगों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ऐसी नीति हमारे लिए पहले से बनाई गई है और इसलिए हमारी दुर्गति हो गई है। और इतनी बड़ी दुर्गति का एक मुख्य कारण है और वो है अज्ञानता, अशिक्षा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे समाज को शिक्षा देना चाहिए और इसलिए ज्योतिबा फुले जी ने एक स्कूल खोला। ज्योतिबा फुले ने एक स्कूल खोला समाज को शिक्षा देने के लिए। उसके पहले हमारे देश में स्कूल थे कि नहीं थे? 1848 के पहले हमारे देश में स्कूल थे कि नहीं थे? तो 1848 के पहले भी स्कूल हमारे देश में थे, पर वो स्कूल हमारे लिए नहीं थे, वो स्कूल हमारे लिए नहीं थे। वो स्कूल आश्रमों में हुआ करते थे और आश्रमों में हमारे समाज को ले जाने की, पढ़ाने की कोई अनुमति नहीं थी। एकलव्य का नाम सुना होगा आपने। एकलव्य आदिवासी का बेटा था। जब वो द्रोणाचार्य के आश्रम में गया तो कहा गया कि शूद्र जाति के आदमी को मैं शिक्षा देता नहीं हूँ। स्कूल थे पर हमारे लिए नहीं थे। तो ज्योतिबा फुले ने क्या किया? ज्योतिबा फुले ने हमारे लिए स्कूल खोला। मैं तो कहता हूँ कि 1947 में, 46 में, 45 में जो बम गिराया था अमेरिका ने जापान पर, हिरोशिमा नागासाकी में, ये ज्योतिबा फुले ने पूना में उस समय शिक्षा का ऐसा बम गिराया कि हजारों वर्षों से जो मनवादी व्यवस्था थी उसको ज्योतिबा फुले ने ध्वस्त कर दिया, बम गिरा दिया उस व्यवस्था पर ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले कौन थे? ज्योतिबा फुले ओबीसी के आदमी थे। ज्योतिबा फुले कौन थे? ज्योतिबा फुले ओबीसी के आदमी थे। आज हमारा ओबीसी समाज का आदमी चुप बैठा है। ये क्रांति की शुरुआत इस देश में जो हुई, ये ओबीसी समाज के आदमी ने शुरू किया। ओबीसी समाज से ये क्रांति शुरू हुई। ज्योतिबा फुले ओबीसी समाज के आदमी थे। महाराष्ट्र में उनकी जाति को माड़ी कहते हैं, बिहार में उनकी जाति को कुशवाहा, काची, मौर्य, सैनी ऐसा कहते हैं। तो ज्योतिबा फुले जो थे वो ओबीसी समाज के आदमी थे। उन्होंने ये क्रांति शुरू की। वो इसलिए क्रांति शुरू की क्योंकि मेरे बाद मेरे समाज का अपमान नहीं होना चाहिए। अभी का ओबीसी क्रांति क्यों नहीं करता, उसके पीछे का कारण क्या है? मैं कभी कभी चिंतन करता हूँ इस बात का कि आज से 150 साल पहले हमारे पूर्वज ज्योतिबा फुले ने क्रांति किया। आज का हमारा पढ़ा लिखा आदमी क्रांति क्यों नहीं करता? क्रांति इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं कौन हूं ये उसको पता नहीं है, ये उसको पता नहीं है। ज्योतिबा फुले को पता था कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं का मतलब मैं शूद्र हूं। मैं कौन हूं? मैं शूद्र हूं। आज के ओबीसी को यह बात पता नहीं है, या आज का ओबीसी ये बात मानता नहीं है कि वो शूद्र है। सबसे बड़ी दिक्कत का जो कारण है हमारे पीछे वो ये है कि ओबीसी अपने आप को शूद्र मानता ही नहीं है। चाहे ओबीसी की जो भी बिरादरी हो, वो अपने को शूद्र स्वीकार ही नहीं करती। अरे ओबीसी ऐसा शब्द तो 1930 और 35 के बाद आया। ज्योतिबा फुले के समय ओबीसी शब्द नहीं था। ज्योतिबा फुले की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें दो ही शब्द मिलते हैं, शूद्र और अति शूद्र। शूद्र और अति शूद्र, ये किताब का स्टॉल लगा है। यहाँ एक किताब मिलती हुई गुलामगिरी, उसको जरूर ले लेना। उस गुलामगिरी किताब में ज्योतिबा फुले ने जिक्र किया हुआ कि शूद्र कौन है, शूद्र कौन है, उसका जिक्र किया गया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, चूंकि बाबा साहब शिक्षित व्यक्ति थे, पढ़े लिखे आदमी थे और अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के सामने जो शूद्र था इसको ओबीसी नाम दिया। इसको क्या नाम दिया? इसको नाम दिया ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। और मैं अगर अपनी भाषा में कहूं तो ओरिजिनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी। ओबीसी का मतलब ओरिजिनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी। बुद्ध कौन थे? अरे बुद्ध हमारे ओबीसी समाज के आदमी थे कि नहीं थे? सम्राट अशोक कौन थे? वो हमारे ओबीसी समाज के आदमी थे।
चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? वो हमारे ओबीसी समाज के हम आदमी थे। तो हम तो ओरिजिनल बुद्धिस्ट लोग हैं इस देश के, है कि नहीं? ये शूद्र जो है, ये शूद्र जो है, अभी उस समय क्रांति हुई, ज्योतिबा फुले ने क्रांति क्यों की? कि शूद्र मान के ज्योतिबा फुले को धक्का दे दिया गया, बारात से निकाल दिया गया, इसलिए उसके दिल दिमाग में चोट लग गई कि मैं भी आदमी हूँ, ये भी आदमी हूँ, तो ये ऊंचा कैसे, मैं नीचा कैसे हूँ। अभी का जो ओबीसी है उसको ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। शूद्र कौन है? मैं धर्मशास्त्री हूँ। शास्त्री मेरा सरनेम नहीं है, मैं बता दूं आपको, शास्त्री मेरी उपाधि है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से वेद में एमए हूँ, मेरा पूरा नाम है आचार्य आजाद शास्त्री, और मैं बनारस में ही पढ़ा लिखा हूँ। मैं बनारस के बीएचयू का ही स्टूडेंट हूँ वकील साहब, और मैं धर्मशास्त्री हूँ। बहुत सारे शास्त्री है वो समाज को बहकाने का काम करते हैं, और मैं ऐसा शास्त्री हूँ कि समाज को सही बात बताता हूँ। एक धर्मशास्त्र में लिखा गया कि शूद्र कौन है। जैसे आपके कैमूर जिले का जो एसडीएम होगा, उस एसडीएम के पास एक लिस्ट रखी होगी कि ओबीसी कौन है। जब भी आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाने जाओगे, जाति प्रमाण पत्र बनाने जाओगे, तो पहले वो लिस्ट देखता है कि ये जाति ओबीसी में आती है क्या, नहीं आती है। वो तब लिखेगा, तब थप्पा मारेगा, तब साइन करेगा, है कि नहीं है? तो वैसे उस समय में शूद्र कौन है, ऐसी जातियों का नाम लिख के रखा गया धर्मशास्त्रों में। उसमें लिखा गया वद्धिको नापितो गोप असापार कुंभकार वनिक कायस्थ किरात मालाकार कुटुंबिनी वैतो भेद चांडालस्य दास कपच कोलका लोदश्च गरुड़श्च कश्यपच काछी अधमाव शुद्राय आदि निवासी। वद्धिको ने बढ़ई, बड़े समझते हैं ना, जो लकड़ी का काम करते हैं, बद्धिका, संस्कृत भाषा में बोलते हैं उसको वद्धिका। वद्धिका नापितो, नापितो यानी नाई, नाई यानी अपने हजामत करने वाले, है कि नहीं, कर्पूरी ठाकुर जी वाले। और इसलिए कर्पूरी ठाकुर जब यहाँ पर मुख्यमंत्री बने थे तो नारा क्या लगाया गया था? नारा लगाया था कि कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी पकड़ छुरा। किसने लगाया था? अजी भाई, हमारे ओबीसी का आदमी जब मुख्यमंत्री बना तो क्या नारा लगाया कि कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी पकड़ छुरा। और जब आरक्षण दिया तो कर्पूरी की माए भी आई, आरक्षण व्यवस्था कहां से आई? वद्धिको नापितो गोप, गोप यानी ग्वाला, ग्वाला यानी अहिर, अहिर यानी अभिका यादव। वद्धिको नापितो गोप असापा कुंभकार का, कुंभकार कह कुम्हार प्रजापति, कुटुंबिनी यानी कुर्मी, कुटुंबिनी यानी कुर्मी। मालाकार जो माला बनाता है, ज्योतिबा फुले, मालाकार माड़ी जिसको हम कुशवा काशी बोलते हैं, ये शूद्र। वो शूद्रों की लिस्ट सुधा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ओबीसी शूद्र मानने को तैयार नहीं है। कोई बोलता है मैं क्षत्रिय हूं, कोई बोलता है कुछ हूं, कोई बोलता है मैं कुछ हूं। अरे धर्मशास्त्रों में लिख के ही रखा गया है कि वद्धिको नापितो गोप असापा कुंभकार का वनी कायस्थ किरात मालाकार कुटुंबिनी। वनी कायस्थ, कायस्थ, कायस्थ जो होता है वो भी किसी वर्ण में नहीं आता। वो भले अपने आप को ऊंचा मानता है, लाला श्रीवास्तव ऊंचा मानता है, पर वर्ण व्यवस्था के बाहर है। वो है कि नहीं है? वर्ण व्यवस्था के बाहर है शास्त्र के हिसाब से। कायस्थ कुटुंबिनी कुर्मी, मालाकार कुटुंबिनी वैतो भेद चांडालस्य। वैतो भेद यानी जिसको, वैतो भेद का मतलब वो संस्कृत भाषा में जिसको बोलते हैं टोकरी बनाने वाला, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं टोकरी बनाने वाला, है कि वैतो भेद चंडालस्य, चंडाल, दास, सोपाच, किरात। किरात एक जाति होती है मध्य प्रदेश में, जो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी किरात जाति के थे, किरात। लोदश्च, लोधी, कल्याण सिंह वाला लोधी, लोदश्च गरुड़श्च, गरुड़िया, गरुड़श्च कश्यप, कश्यप ढीवर, मल्ला माझी, कश्यप च काछी, काछी, कश्यप च काछी, अधमा व शूद्राया। अधमा यानी अधम यानी नीच, शूद्र यानी शूद्र, आदि निवासी यानी ये भारत का मूल निवासी है, ये कहा गया है।